Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter principles of inheritance and variations। तो ये चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने जाना था जेनेटिक डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि एक तो क्रोमोसोम्स में जो न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, और जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, और सेक्स क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम की वजह से टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और जीन म्यूटेशन के थ्रू भी ये प्रॉब्लम। नॉर्मली दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, एक तो क्रोमोसोमल चेंजेस और दूसरा जीन म्यूटेशन की वजह से। तो हमने न्यूमेरिकल एब्रेशन पढ़ा था किसमें, ऑटोसोम्स में, जिसमें कि हमने डाउन सिंड्रोम की बात करी थी। डाउन सिंड्रोम जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज़ होती है, उसकी बात करी थी। और उसके बाद हमने एल्जाइमर डिजीज़ की भी बात करी थी। फिर हमने सेक्स क्रोमोसोम में जो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनकी बात करी थी। तो उसमें हमने जाना था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में और टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमने जाना था। और एक दो टर्म हमने पढ़े थे, सुपर फीमेल एंड सुपर मेल, जहाँ पे मेल के क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं, 47, 48, 49 तक हो जाते हैं, सॉरी फीमेल के, तो उसे सुपर फीमेल, और मेल का एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है तो उसे सुपर मेल कहा जाता है। इसमें जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन का ज़्यादा हो जाता है मेल में, अगर जो सुपर मेल होगा मेल में ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है हार्मोन, मेल हार्मोन का, ऐसे ही फीमेल में ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ना था, हमने पढ़ा था जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स में जीन म्यूटेशन जो होता है उसकी वजह से एक तो रेसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया हमने पढ़ा था। साथ ही साथ फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू जिसे कहा जाता है, उसकी हमने बात करी थी। और एल्बिनिज्म की बात करी थी, क्यों होता है, सिकल सेल एनीमिया, इसकी बात करी थी, ठीक है। और कुछ ट्रेट्स पढ़े थे जो डोमिनेंटली इनहेरिटेड होते हैं, कुछ रेसेसिव हमने पढ़े थे। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में जब जीन म्यूटेशन होता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। जीन म्यूटेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन में चेंजेस की वजह से हो जाते हैं। जीन में यानी कि कौन से जीन में, ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई, यही तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स, दो, ये दो टाइप के यानी कि जो दो पेयर हैं यही तो सेक्स क्रोमोसोम है। अब इन दोनों सेक्स क्रोमोसोम में जो भी जीन्स होंगे, यानी कि इन क्रोमोसोम्स में मान लीजिए ये एक, दो क्रोमोसोम ये हैं, दो क्रोमोसोम ये है, तो इनमें कैरी, जो इनमें जीन प्रेजेंट हैं उनमें होने वाली जो प्रॉब्लम होगी उसे हम क्या कह देते हैं, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। या और इन्हीं ट्रेट्स को, इसको क्या भी कहा जाता है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम है तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी इन्हें कहा जाता है। तो जो इसमें ट्रांसमिशन होता है सेक्स लिंक ट्रेट्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, और जो ट्रेट होता है उसे सेक्स लिंक डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर, और जो ट्रेट इनहेरिटेड होता है उसे क्या कहा जाता है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ओके तो जो अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं हीमोफीलिया और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट ब्लाइंडनेस,
ये कुछ वेल नोन सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं जो कि ह्यूमन में होते हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो जीन्स हैं उनकी प्रॉब्लम की वजह से, उनमें म्यूटेशन हो जाने की वजह से होता है। जैसे कि कौन, हीमोफीलिया, जिसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज भी इसे कहा जाता था पहले। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट इंसान नहीं कर पाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और नाइट ब्लाइंडनेस, ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि सेक्स लिंक डिजीजेज मानी जाती हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होती है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट, यहाँ पे इससे पहले कि हम स्टार्ट करें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या ना, जितने भी ये डिजीज़ हैं ये सभी की सभी, ऑल दीज आर कॉज्ड बाय अ रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो एक्स क्रोमोसोम मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम है ना। तो लेकिन होता क्या है, रेसेसिव होता है। ठीक है, रेसेसिव जीन ये होते हैं, मतलब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर मैं मान लूँ कुछ इस तरीके से है, या एच की अगर मैं बात करूं, तो जब ये इस कंडीशन में होगा तब रेसेसिव ये खुद को शो नहीं कर पाएगा। जब ये इस कंडीशन में होगी ये डिजीज, यानी कि रेसेसिव फॉर्म में होगी, तभी ये खुद को शो कर पाएगी। और ये क्या करता है ना, एंड अफेक्ट द मेल्स मोर देन फीमेल। ये जो डिजीज होती है फीमेल से ज्यादा मेल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब क्यों, इसका एक कॉज ऐसा हो सकता है कि जैसे एक्स क्रोमोसोम है, मान लो इस एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिजीज है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिससे कि ये एक्स क्रोमोसोम चेक हो जाएगा, या इस एक्स क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा ही होता ही ऐसा है, इसीलिए फीमेल इन डिजीजेस से कम अफेक्टेड होती हैं, जबकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, इसको चेक करने वाला, दूसरा इसका जैसा तो कोई है ही नहीं इसको रिप्लेस करने वाला, तो इसलिए एक्स वाले इसको होती ही होती है। ठीक है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन मेरली माना जाता है कि वाई क्रोमोसोम ही मेरली सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर हम जेंडर की बात करें, तो फीमेल और मेल की बात करें, तो जीन्स जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम में वो डोमिनेंट और रेसेसिव नहीं माने जाते हैं। ठीक है, मेल में तो यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है ना, तो इस एक्स को यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं माना जाता है कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ऐसा नहीं माना जाता है, क्योंकि सभी के सभी ये क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। एक्स क्रोमोसोम भी खुद को एक्सप्रेस करता है, वाई क्रोमोसोम भी एक्सप्रेस करता है, तभी जाके वो मेल बनता है ना। ऐसे इसमें भी ये दोनों एक्स इंडिकेट करते हैं खुद को, इसीलिए वो फीमेल बनता है। तो यहाँ पे कुछ भी रेसेसिव और डोमिनेंट जैसा क्रोमोसोम नहीं होता है, और ये कोई भी एक दूसरे की मैकेनिज्म को सप्रेस नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं। और जो मेल्स होते हैं इसमें हेमीजाइगस इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको वैसे समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू या डिजीज के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट जो डिजीज है वो हमने पढ़नी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ब्लीडर्स डिजीज, तो देखिए इसको ब्लीडर डिजीज क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले 1803 में सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था, जॉन ओटो नाम के एक साइंटिस्ट थे। जॉन ओटो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हीमोफीलिया के बारे में बताया था, उन्होंने फाइंड किया। अब सबसे पहले ना सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि क्या करता है ना, जैसे हमें लग जाती है, हमें लगी, कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे कट लग गया, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, जो ब्लीड हो रहा होता है वो रुक जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड ने क्लॉट कर लिया है, क्लॉटिंग कर लिया है, क्लॉट बना लिया है, और क्लॉट बना तो ठीक है वो रुक जाएगा। अब हालांकि कई जगहों में क्लॉटिंग क्या होती है, हार्मफुल होती है, लेकिन इतना क्लॉट बनता है, इतना क्लॉट बनना जरूरी है हमारी बॉडी में कि अगर कट वगैरह लग जा रहा है तो क्लॉटिंग हो जाए जल्दी से और ब्लीडिंग होनी रुक जाए। लेकिन हीमोफीलिया डिफेक्ट जिसके पास होगा, जिसमें हीमोफीलिया से रिलेटेड जो डिफेक्ट होता है, वो क्या कर देता है ना, क्लॉटिंग होने ही नहीं देता है, लगातार ब्लीडिंग। अगर आपको नहीं, अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उस हीमोफीलिक पर्सन की बॉडी में अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए ना, ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती है और लगातार ब्लीड होते ही रहता है। एक छोटे से कट पे भी, इवन बहुत छोटे कट में भी क्या हो जाता है, लगातार ब्लीडिंग होते ही जाती है। एक छोटी सी इंजरी एक बड़ी इंजरी में कन्वर्ट उसमें हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ब्लीडिंग तभी रुकती है जब उसकी डेथ हो जाती है पर्सन की। तो इतना ज़्यादा डेंजरस हीमोफीलिया होता है कि
बिल्कुल ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं होने देती है, ब्लीड ही करते रहता है और कभी कभी इसकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि एक्सेसिव लॉस हो जाता है ब्लड का बॉडी से और क्लॉटिंग वहाँ पे को हो नहीं पाती है। तो अब इसका कॉज पढ़े, कॉज क्या होता होगा? सिम्टम तो हमने पढ़ा कि ब्लीडिंग होते ही रहती है, तो रीजन क्या हो सकता है, कॉजेज इसके क्या होते हैं? अब देखो हीमोफीलिया क्या होता है, एक सेक्स लिंक ट्रेट है। सेक्स लिंक ट्रेट है मतलब कि ये सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है या सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो जीन्स होते हैं उनमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से ये हीमोफीलिया होता है। या हम कह सकते चलिए, और हमने कहा कि एक ही रेसेसिव जीन है तो हीमोफीलिया, एच फॉर हीमोफीलिया, तो चलो मानते हैं कि अगर रेसेसिव है, ये कंडीशन अगर है, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये एक एक्स क्रोमोसोम, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये प्रेजेंट है इसमें हीमोफीलिया का जीन। ठीक है, हीमोफीलिया को कैरी करने वाला जीन इसमें प्रेजेंट है। तो अब देखो होता क्या है ना, जो ये जीन होता है ये कंट्रोल करता है एक, अब देखो जब ये नॉर्मल कंडीशन, जब हीमोफीलिया नहीं होगा या नॉर्मल एक इंसान है तो उसकी बॉडी में एक प्रोटीन होता है, मतलब कि नॉर्मल इंसान की बॉडी में एक जीन होता है जो कि एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। एक जैसे मैं हूँ, मेरे को हीमोफीलिया नहीं है तो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मेरी बॉडी में एक जीन है जो क्या करता है, जैसे ही मुझे कट लगता है या जैसे ही ब्लीड होने लगता है मेरे किसी पोर्शन में कट लगने से, किसी इंजरी होने से, तो जल्दी से वो जीन क्या करती है, उस प्रोटीन को इंडिकेट करती है या उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है और वो प्रोटीन फिर क्या करता है, ब्लड के मेरे क्लॉट बनाने स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे ब्लीडिंग को रोक देगा। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसे हीमोफीलिया है उसमें वो जीन काम ही नहीं, अब ये वाला जीन उसके बॉडी में प्रेजेंट है यानी कि उसको हीमोफीलिया है, तो अब ये क्या करेगा, ये इंडिकेशन ही नहीं दे पाता है, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाता है प्रोटीन के बनने की, या ये प्रोटीन को सिंथेसाइज ही नहीं कर पाता है, अपनी एबिलिटी को, अपनी इस एबिलिटी को ये लॉस कर जाता है कि इसने ब्लड को कोगुलेट करना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे वो क्या हो जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। मतलब कि हीमोफिलिक पर्सन की बॉडी में जीन होता ही नहीं है जो ब्लड कोगुलेशन के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन का सिंथेसिस करे। ठीक है, तो ये यहाँ पे को ये जीन जब म्यूटेट हो जाता है, मतलब कि जो नॉर्मल जीन जब म्यूटेट हो जाता है तो ये अपनी एबिलिटी खो देता है एक नॉर्मल कोगुलेंट प्रोटीन को बनाने की, और जो नॉर्मल ब्लड होता है वो डोमिनेंट होता है इस डिफेक्टिव ब्लड के। ठीक है, तो अब ये तो आया ना समझ में कैसे होता है। सिम्टम क्या थे, अगर थोड़ा सा भी कट लग गया तो लगातार ब्लीडिंग होते ही रहती है, और इस लगातार होने वाली ब्लीडिंग से कभी कभी ऐसा होता है अगर बिल्कुल नहीं हो पाया, इलाज नहीं हो पाया, तो इससे पर्सन की डेथ ही हो जाती है। कॉजेज हमने पढ़े कि हमारी बॉडी में, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में एक जीन होता है और वो जीन क्या करता है, एक इंडिकेशन देता है कि जैसे ही कट वगैरह लग गई तो एक प्रोटीन, कोगुलेंट प्रोटीन को बनाता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करता है। लेकिन जो हीमोफिलिक पर्सन होता है उसकी बॉडी का जो ये जीन है वो काम नहीं करता है, वो जीन म्यूटेट हो जाता है, तो अपनी इस एबिलिटी को वो खो देता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करे। प्रोटीन बनेगा ही नहीं जो कोगुलेशन को रोकता है, जो ब्लीडिंग को रोकता है, वो प्रोटीन अगर बनेगा ही नहीं तो फिर वो ब्लड को रोकेगा कैसे, है ना। तो ये हो जाता है, इस वजह से हीमोफीलिया हो जाता है, एक डेंजरस डिजीज हम इसे कह सकते हैं। अब इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैसे जाता होगा, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ के, तो मतलब कि अच्छा टॉपिक है, हालांकि डिजीज अच्छी नहीं है लेकिन टॉपिक ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। तो इनहेरिटेंस कैसे है, अब हमने पढ़ा कि वही मैन के पास क्या है, यानी कि मेल के पास क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है ना, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। तो जो जीन होता है हीमोफीलिया के लिए वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम में, यानी कि आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से हीमोफीलिया का जीन उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब जो ये एक्स क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है ये एबल है एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ह्यूमन बॉडी में डिफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एबल है, क्योंकि इसका कोई होमोलोगस जीन यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ तो वाई है ना, इसके जैसा एक्स होता तो शायद कुछ यहाँ पे हो सकता था। वाई क्रोमोसोम है, इसके एक्सप्रेशन को ये चेक कर ही नहीं सकता क्योंकि एक्स अलग है, वाई अलग है, एक्स के फीचर्स अलग है, वाई के फीचर्स अलग है ना। तो अब दिक्कत यहाँ पे हो जाती, ये तो हो गया मैन में। अब दूसरा आया विमेन में, 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, और फॉर हर टू बी हीमोफिलिक, अगर ये हीमोफिलिक होगी तो इसके लिए जरूरी है कि इसके हर एक क्रोमोसोम में ऐसे हो,
अगर ये कंडीशन होगी ना, दोनों ही क्रोमोसोम में हीमोफीलिया वाला जीन होगा तो तब तो ये हीमोफीलिक होगी, अदरवाइज ये हीमोफीलिक नहीं होगी जब कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो या कंडीशन कुछ ऐसी होगी तो ये हीमोफीलिक कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये फीमेल तो हीमोफीलिक नहीं होगी। हाँ, ये करियर जरूर हो सकती है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के लिए ये हीमोफीलिया ले जाने वाले जरूर हो सकती है, लेकिन इसे हीमोफीलिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया एक रेसेसिव डिजीज है। अगर ये कुछ ऐसा हो गया तो यहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता हीमोफीलिया इसको, है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, विमेन के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर ये हीमोफिलिक होगी तो ये तब होगी जब एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हीमोफीलिया के जो जीन है वो दोनों ही रेसेसिव, दोनों ही फॉर्म में, दोनों में ही ये प्रेजेंट हो। और हालांकि इस टाइप की जो फीमेल है ऐसी बॉर्न ही नहीं होती है, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी फीमेल बॉर्न ही नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम माने कि कुछ इस तरीके का ट्रेट इसमें आ रहा है तो और अगर ऐसी फीमेल बॉर्न इसलिए नहीं होती है ना क्योंकि ये लीथल हो जाएगा, फिर ये तो वहीं पे डेथ हो जाएगी उसकी, मतलब कि बर्थ ही नहीं कर पाएगी। ऐसे है तो ऐसे डेथ हो जाएगी ना उसकी, तो लीथल का काम करता है। तो अगर एक ही क्रोमोसोम में है, एक ही क्रोमोसोम में जीन है हीमोफीलिया के लिए, तो ये क्या हो जाती है, दूसरा भी तो एक्स ही है, तो यहाँ पे ये डोमिनेंट का काम करेगा और उसको ये एक्सप्रेशन शो नहीं होने देता है। लेकिन ये फीमेल क्या होती है, इस टाइप की जो फीमेल होती है वह कैरियर फीमेल होती है। ठीक है, तो अगर हम एक चार्ट से इसको समझे तो चलिए मैं आपको इसे समझाती हूँ। जैसे कि हीमोफीलिया नॉर्मली मेल्स में ही होता है, ठीक है, ज्यादातर, फीमेल में भी होता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर ये क्या होता है, मेल्स में ही होता है। ठीक है, तो या कभी कभी तो कहा जाता है ओनली अकर इन फीमेल। ठीक है, ये माना जाता है कि इट ओनली अकर इन फीमेल में, सॉरी ओनली अकर इन मेल में ही ये होता है, क्योंकि फीमेल में होने के लिए उसे एचएच वाली कंडीशन चाहिए, और अगर एचएच वाली कंडीशन होगी तो वहीं पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी, बर्थ होने से पहले उस फीमेल की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए फीमेल क्या करती है, मेल के, और मेल की क्यों नहीं होती है वहीं डेथ, क्योंकि उसके पास एक वाई क्रोमोसोम भी तो है ना, एक्स वाला आता है लेकिन उसमें होता है, वो हीमोफीलिया वाला होता है, लीथल नहीं बन पाता है वो, क्योंकि एक ही एच होता है ना उसके पास। तो अब देखो यहाँ पे हीमोफीलिया सिर्फ मेल में होता है, तो अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करें हीमोफीलिया में, तो एक होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल है, हम मानते हैं कि एक होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, नॉर्मल, एक्स तो फीमेल होता है, समझ ही रहे होंगे, नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, तो और इसका जो हस्बैंड है वो क्या है, हीमोफिलिक हस्बैंड है। उसको हम कैसे दिखाएंगे, एक्स एच वाई, एक्स क्रोमोसोम में ही होता है तो वाई क्रोमोसोम की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या इसका हीमोफिलिक, या यहाँ पे लिख दो हीमोफिलिक मेल है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस करते हैं, जब इनके बीच में क्रॉस होगा या जब ये नए ऑफस्प्रिंग अपने प्रोड्यूस करेंगे, तो ये तो प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल, किसको, मेल जो पैदा होगा वो तो नॉर्मली होगा ना, क्यों, ये एक्स आए ये नॉर्मली है, ये वाई आए ये नॉर्मली है, या ये एक्स आए या ये वाला वाई आए, बात तो एक ही है। जितने भी मेल, जितने भी बच्चे होंगे वो सभी के सभी क्या हैं इस जनरेशन के लिए, तो ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, और अगर फीमेल आई तो कैसे आएगी, देखो ये एक्स आया, फीमेल के लिए तो एक्स क्रोमोसोम ही होगा, ये हीमोफिलिक, अगर ये एक्स आया और यहाँ से ये एक्स आया तो हीमोफिलिक। तो यानी कि अब फीमेल, हमने कहा कि ये तो हमेशा मेल में होने वाला डिजीज है, लेकिन मेल तो इसके लिए नॉर्मल आ गया। मेल तो नॉर्मल इसलिए आया क्योंकि नॉर्मल फीमेल थी, नॉर्मल फीमेल ने हीमोफिलिक हस्बैंड के साथ क्या किया, एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन किया, और उसके नए ऑफस्प्रिंग जो थे उनमें से जो भी बेबी बॉय और बेबी गर्ल जो थी, बेबी बॉय तो नॉर्मल आए क्योंकि फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल थे, मेल का एक एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मल था या हीमोफिलिक था, तो मेल के लिए तो इस एक्स का कोई रोल ही नहीं है, वाई का रोल है, तो ये नॉर्मल आया। फीमेल लेकिन यहाँ पे को क्या हो गई, हीमोफिलिक जीन के साथ है, यानी कि इसको हीमोफीलिया होगा ही नहीं। इसको हीमोफीलिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा इसके ऊपर, ये इसका ट्रेट शो नहीं होने देगा। तो लेकिन ये क्या हो गई, करियर हो गई, करियर, डॉटर करियर हो गई। अब ये करियर वुमेन की शादी, अगर ये इसकी शादी अगर एक नॉर्मल मैन से हो गई, एक्स वाई के साथ अगर हो गई, तो हाफ ऑफ द सन विल बी हीमोफिलिक। देखो दोबारा से क्रॉस कराती हूँ, इसकी बात कर रहे हैं हम, हीमोफिलिक फीमेल की शादी एक नॉर्मल मैन से हो गई, तो अब क्रॉस जब कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, ये तो फीमेल बनेगी,
XX हीमोफिलिक करियर बन गई। अब देखो बन गया ना हीमोफिलिक। तो यहाँ पे को क्या होगा, ये जब भी इसके जो सन्स होंगे वो हीमोफिलिक हो जाएंगे, और जो डॉटर्स होंगी, बची हुई जो डॉटर, जो हाफ जो डॉटर होंगी, देखो 2 डॉटर क्या है, हीमोफिलिक करियर हैं, और एक डॉटर नॉर्मल है, और एक जो सन है वो क्या है, हीमोफिलिक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये इनहेरिटेंस चलते ही रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जहाँ पे को कि नॉर्मली यही माना जाता है कि मेल में ही ये प्रॉब्लम होती है, और ऑफकोर्स मेल में ही ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से वो बच जाती है, वो सिर्फ करियर रहती है हर जनरेशन में। भले ही करियर है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम उसको क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उसके पास डोमिनेंट क्रोमोसोम है, डोमिनेंट जीन है, जिस वजह से वो उसके एक्सप्रेशन को छुपा देता है, वो उसे शो नहीं होने देता है। ठीक है, तो जो ये पैटर्न है, जो इनहेरिटेंस का जो ये पैटर्न है, इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्या? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, तो इस पैटर्न को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि हीमोफीलिया क्या करता है, हीमोफिलिक फादर अपने जीन को पास करता है, यानी कि हीमोफीलिया वाले जीन को पास करता है अपनी डॉटर को, डॉटर यहाँ पे करियर हो जाती है। अब ये क्या करता है, इस डॉटर से वैन देन ट्रांसमिट हीमोफिलिक टू देयर सन, और यहाँ पे ये जिगजैग पैटर्न, मतलब कि फादर से डॉटर, डॉटर से उसके सन में या उसके डॉटर में, फिर यहाँ से सन, ऐसे ये चलते ही रहता है। ठीक है, लगातार ये ऐसे चलते रहता है, तो इसे क्रिस क्रॉस पैटर्न या जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस या जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किस में देखने को मिलता है, तो हीमोफीलिया में। ठीक है, और हीमोफीलिया क्या है, एक रेसेसिव सेक्स लिंक डिजीज है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम की वजह से होने वाली ये डिजीज है, जो कि एक्स क्रोमोसोम के जीन म्यूटेशन होने की वजह से होता है। और जीन में क्या म्यूटेशन होता है, जो जीन ब्लड कोगुलेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, वो जीन यहाँ पे खराब हो जाती है, वो जीन म्यूटेट हो जाती है। म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, वो डिलीट हो सकती है, वो एबनॉर्मल हो सकती है, वो 2 जीन में कन्वर्ट हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे को हो सकता है, रिप्लेसमेंट उस जीन का हो गया हो, ऐसा हो सकता है। तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसी जीन में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, तो फिर जो हीमोफिलिक मैन होता है वो अगर कैरियर फीमेल से ये शादी करता है और उसके जो बच्चे होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि 50% जो डॉटर होंगी उसकी वो हीमोफिलिक होंगी। ठीक है, 50% जो बेबी गर्ल चाइल्ड जो होगी वो हीमोफिलिक करियर का काम करेगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एक इसकी हिस्ट्री क्या है, हीमोफीलिया की हिस्ट्री क्या है। तो पता है हीमोफीलिया सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया जो थी ना इंग्लैंड की, 1819 से 901 तक ये मानी जाती है। तो ये एक करियर थी हीमोफीलिया, मतलब कि इसका जीन कुछ ऐसा था। अब इन्होंने क्या किया ना, क्वीन विक्टोरिया से जो ये हीमोफीलिया का जो जीन है इनके सन में चले गया। ठीक है, इनके सन में चले गया। लियोपैड उसका नाम था, उस पे ये डिफेक्ट था। तो सिंस नन ऑफ हर अब लेकिन उसके किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी एंसिस्टर को ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे को जो म्यूटेशन हीमोफीलिया वाला किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उससे पहले। तो जो ये म्यूटेशन था, ये माना गया कि ये इसके जो सेक्स सेल हैं इसके फादर और मदर के किसी सेल में हुआ होगा। ये माना गया कि ये म्यूटेशन अचानक से शायद इसकी मदर या इसके फादर के सेल में हुआ होगा, ये माना गया। और इन वन ऑफ हर ओन जर्म सेल, या उसके अपने ही जर्म सेल में कुछ म्यूटेशन हो गया होगा। तो जो ये इनका सन था ये सर्वाइव हुआ था, किससे? सर्वाइव टू फादर और डॉटर हु वाज आल्सो अ करियर। अब इसकी शादी हुई, इसने अपने, ये एक ऐसा फादर बना जिसने कि अपने सन और डॉटर में फिर से इसको फैला दिया, और अपनी इनकी पूरी फैमिली में ये ऐसे डिजीज फैलते रही। तो इसीलिए जो ये डिजीज है इसको हीमोफीलिया जो है ये पूरी रॉयल फैमिली में, स्पेन की पूरी, स्पेन रशिया, मतलब मैरिजेस के थ्रू जहां जहां इनकी शादियां हुई, जहां जहां से इन्होंने शादी करी थी, फिर उनके बच्चे जो भी ये सारी चीजें हुई, ये पूरे रॉयल फैमिलीज में ये फैल गया था। तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैरिजेस के थ्रू विक्टोरिया की डॉटर में भी ये फैल गया, मतलब विक्टोरिया की डॉटर भी तो करियर होती होंगी ना, अगर विक्टोरिया को था तो इसने अपने बच्चों में फैलाया होगा, फिर उन्होंने अपने उनकी शादी किसी से उसमें फैलाया। तो ये एक रॉयल फैमिली में पूरी फैल गई थी।
तो उसे क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज भी इसे कहा जाता है, जहाँ पे को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है एक माइनर से कट में भी। इसकी रेमेडी कोई क्योर नहीं है हीमोफीलिया का, और ये बहुत वो लकी होते हैं वो लोग जिनका म्यूटेशन खुद ही डिसअपेयर हो जाता है। अभी तक भी हीमोफीलिया के लिए कोई भी रेमेडी नहीं है, ठीक है। दूसरा अब हम पढ़ते हैं, तो था हीमोफीलिया। आई होप हीमोफीलिया तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी ये था। दूसरा आप पढ़ते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ओके। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है उसे सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट भी कहा जाता है। सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में होने वाली प्रॉब्लम है और रेसेसिव कंडीशन में ये होती है, ठीक है। तो अब देखो ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक इनेबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की, जिसमें कि वो रेड या ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। उसको रेड ग्रीन भी दिख सकता है, ग्रीन रेड भी दिख सकता है। मतलब कि अगर रेड और ये, अगर मान लो ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, आप उसे पूछेंगे कि कौन सा रेड और कौन सा ग्रीन है, तो क्लियरली बता ही नहीं पाएगा। वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है, या तो उसको दोनों ही रेड दिखेंगे या दोनों ही ग्रीन दिखेंगे, या रेड ग्रीन ग्रीन रेड ऐसे कुछ दिख सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसे कि कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस उसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं इसके। तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस वजह से होता है, एक्स लिंक रेसेसिव जीन की वजह से होता है। तो बाय कॉजिंग लैक ऑफ वन ऑफ द प्राइमरी कोन पिगमेंट ऑफ द रेटिना। तो ये किस वजह से होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रोड्यूस बाय एन एक्स लिंक रेसेसिव जीन बाय कॉजिंग लैक ऑफ वन ऑफ द प्राइमरी कोन पिगमेंट ऑफ रेटिना। हमारे रेटिना में कोन पिगमेंट होता है जो कि इन कलर के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है, इन कलर को पहचानने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन कभी कभी इस म्यूटेशन की वजह से, एक्स लिंक रेसेसिव जीन की वजह से ये क्या हो जाता है, कोन पिगमेंट बन ही नहीं पाता है। अब ये बन नहीं पाएगा तो जो नॉर्मल आईसाइट होती है वो डोमिनेंट होती है। नॉर्मल आईसाइट इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए डोमिनेंट होती है, लेकिन जो एबनॉर्मल होगा, रेड कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा, उसके लिए रेसेसिव हो जाता है। मतलब कि जो कोन पिगमेंट है उसका एब्सेंट होना, कैसे, एक पर्टिकुलर जीन की वजह से, क्योंकि वही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कोन पिगमेंट को बनाने के लिए, जो रेड और ग्रीन कलर के लिए बताता है, डिफ्रेंशिएशन को बताता है। लेकिन वही नहीं होगा तो फिर कैसे बताएगा, है ना। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ये कैसे फैलता है। तो अब देखो, मेल के पास फिर वही बात आई, मेल के पास क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो जो जीन होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, इस एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं सी बोल दूं इसे, तो इसके लिए प्रेजेंट रहता है, एंड एबल टू प्रोड्यूस अ डिसऑर्डर। और इसी एक्स में होने से भी ये एक इस डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए कैपेबल होता है, ये इस डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है। और इसका कोई, अब वाई क्रोमोसोम है यहाँ पे, इसका तो कोई होमोलोगस है ही नहीं ना मेल के लिए। तो अगर एक्स एक्स होता तो ये वाला एक्स, अगर ये एक्स होता तो ये क्या कर देता, इसको चेक करता, इसको कट कर देता और अपनी अपनी जगह, ये इसकी जगह आ जाता है, ये इसको करता ही नहीं। तो इसके एक्सप्रेशन को रोकने वाला कोई डोमिनेंट जीन इसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे को होता क्या, अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर जो फीमेल ऐसी फीमेल, अगर कोई भी फीमेल अगर कलर ब्लाइंडनेस हो, मैं मतलब कि किसी भी फीमेल में अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसके दोनों ही क्रोमोसोम में कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, उसके दोनों ही क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस की जीन हो। अगर एक ही क्रोमोसोम में होगा तो वो नहीं कलर ब्लाइंड हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके एक्सप्रेशन को चेक कर देगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा और इसके रेसेसिव के एक्सप्रेशन को शो ही नहीं करने देगा, है ना। तो ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम बेयर अ जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, इट्स डोमिनेंट होमोलोगस जीन ऑन द अदर एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट है, तो वो उसके एक्सप्रेशन को चेक कर देगा, रेसेसिव जीन है क्योंकि। तो यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किस में होता है, मेल्स में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू फीमेल, तो मेल में ज्यादा होगा। और कलर ब्लाइंड मैन जो होता है, अगर
एक कलर ब्लाइंड मैन और नॉर्मल जो वीमेन होगी वो प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल सन और करियर डॉटर को। मान लो कि ये कलर ब्लाइंड मैन है और इसकी शादी क्या हुई, नॉर्मल वीमेन से हुई। इसने क्या प्रोड्यूस किया, देखिए फीमेल दोनों की दोनों करियर है, और मेल दोनों के दोनों नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि एक कलर ब्लाइंड मैन, अगर एक कलर ब्लाइंड मैन की शादी एक नॉर्मल वुमेन से होती है तो उसके सन तो नॉर्मल होंगे लेकिन डॉटर करियर हो जाती है। अब एक नॉर्मल मैन की शादी, अब कोई नॉर्मल मैन था उसकी शादी इस कलर ब्लाइंड वाली लड़की से हो गई, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय तो कंडीशन उलट हो जाएगी। ये हो गया ना, ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया, यहाँ पे को कलर ब्लाइंड मैन पैदा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, 50% वेमेन जो होती हैं वो कलर ब्लाइंड, अगर इसकी शादी एक नॉर्मल मैन की शादी एक करियर वुमेन के साथ हो गई तो 50% कलर ब्लाइंड सन और 50% कलर ब्लाइंड क्या हो जाती है, डॉटर इसमें पैदा होती है। देखिए कुछ इस तरीके से मेल ये था फीमेल ये थी, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो जो फीमेल थी वो करियर हुई, मेल जो थे नॉर्मल हुए। फिर इस करियर वाली फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से हो गई तो इसमें 50% जो इसके ऑफस्प्रिंग होते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो कैरियर हो जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का केस है। अब ये फिर इसकी शादी उससे होगी, दूसरी होगी, तो सारी पूरी फैमिलीज में जहां जहां शादी होगी उस कि अगली जनरेशन में ये क्या करेंगे, उसको फैला देंगे, ठीक है। तो एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसको भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक कलर ब्लाइंड मैन और एक करियर वुमेन क्या करती है, कलर ब्लाइंड डॉटर को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। एक कलर ब्लाइंड मैन, देखो कलर ब्लाइंड मैन हो गया XY, और एक कलर ब्लाइंड या एक जो फीमेल है जो करियर है, तो ये भी तो प्रोड्यूस कर दे रही है ना, देखो बन तो जा रही है कलर ब्लाइंड फीमेल। तो एक कलर ब्लाइंड मैन और एक कैरिंग, मतलब कि कैरी करके जो लेके आता है, एक करियर वुमेन जो है कलर ब्लाइंड की, वो एक कलर ब्लाइंड फीमेल को पैदा करने की कैपेसिटी रखती है। यानी कि उसकी जो फीमेल होगी वो क्या हो सकती है, कलर ब्लाइंड हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, हमने दो पढ़े, हीमोफीलिया और दूसरा क्या पढ़ा, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया जिसको कि ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है, और जॉन ऑटो नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले बताया था, कब, 1803 में, ठीक है। और ये क्या होता है, एक माइनर सा कट लगने पे भी कभी कभी डेथ हो जाती है, किसकी, इस ऑर्गेनिज्म, उस ह्यूमन की डेथ हो जाती है ना। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा, जहाँ पे कि इंसान ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ये भी एक जीन की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे कोन पिगमेंट जिस वजह से जो बनाती है जीन वो डिफेक्टेड हो जाती है, कोन पिगमेंट नहीं बनता है, जिस वजह से ये कलर डिफेक्शन आ जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे वो कैसे इनहेरिटेड ये होते हैं, दोनों तरीके से हमने पढ़ा, दोनों में हमने पढ़ा, हीमोफीलिया में भी पढ़ा और कलर ब्लाइंडनेस में भी पढ़ा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन की कमी से भी होता है, तो चलिए जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है, ठीक है। अब ये माना जाता है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जस्ट वेट अ सेकेंड, अब हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की, ओके। तो नाइट ब्लाइंडनेस दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल।
अब देखो नाइट ब्लाइंडनेस में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे रात होने लगती है, नॉर्मली हालांकि रात में किसी को नहीं दिखाई देता है ना, लेकिन इनमें क्या होता है ना, जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे इनकी आंखों की रोशनी भी ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है, बिल्कुल इनको नहीं दिखाई देता है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड नाइट ब्लाइंडनेस और कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो ये एक्वायर्ड ट्रेट आपने पढ़े थे, ऐसे ट्रेट्स जो कि बर्थ से नहीं होते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, हमारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं। तो ये एक्वायर्ड भी वही है जो कि विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ये ठीक हो सकती है अगर आप अपने खाने में विटामिन ए का कंजप्शन ज़्यादा करो तो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, डेफिशिएंसी उसकी वजह से होती है जो कि विटामिन ए की वजह से। दूसरी कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो होती है विजुअल पर्पल डेफिशिएंसी। पर्पल डेफिशिएंसी की वजह से होती है, दैट इन्फर्स विद द फंक्शन ऑफ द रेटिनल कॉर्ड, जो कि रेटिनल कॉर्ड के साथ क्या करता है, अपना फंक्शन करता है। मतलब रेटिनल कॉर्ड के साथ जो ये विजुअल कलर होता है, विजुअल पर्पल कलर जो होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से जो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है, अब ये वाला तो ठीक है, इसमें कोई जीन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें एक जीन इन्वॉल्व रहता है जो कि सेक्स या एक्स लिंक जीन होता है, वो भी रेसेसिव होता है, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल नाइट, अब कोई आपसे कहेगा ये तो विटामिन की कमी से होता है, तो आप बता सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, वन इज एक्वायर्ड एंड सेकंड वन इज कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है, और जो कॉन्जेनिटल होता है वो विटामिन ए की वजह से नहीं होता है, वो हमारे जीन्स की या एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, जो कि पर्पल विजुअल पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाता है तो ये ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक रेसेसिव जीन होता है जो कि कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम, और जैसे कि बाकी सेक्स लिंक ट्रेट्स थे, नाइट ब्लाइंडनेस भी वैसे ही क्या होता है, मेल में कॉमन होता है, एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है। ये भी जैसे रेड ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस जो होता है, जैसे ये इनहेरिटेड होता है, वैसे ये भी इनहेरिटेड होता है। मतलब कि मान लो ये मेल है, मेल में नाइट ब्लाइंडनेस है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, मैं स्मॉल एन से दिखा देती हूँ, ठीक है। इसकी नॉर्मल फीमेल से शादी हुई और इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, कंडीशंस है ना ये। तो पहले तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन फिर इस अफेक्टेड मतलब ये कैरियर वाले की अगर नॉर्मल के साथ हो जाए तो तब क्या हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये देखो यहीं पे बन जाएगा। तो ये भी क्या होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेड होता है वैसे ही ये भी इनहेरिटेड होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की तरह। मैन यहाँ पे को सफ़र करता है नाइट ब्लाइंडनेस से, बाकी एक सिंगल जीन में डिफेक्ट आने की वजह से, कोई भी होमोलोगस नहीं होता है इस जीन का, इस वजह से जो कि इसके एक्सप्रेशन को चेक कर सके या इसके एक्सप्रेशन को रोक सके, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल को नाइट ब्लाइंडनेस तभी हो सकती है जब उसको दो जीन मिल सके रेसेसिव वाले, ठीक है। अदरवाइज फीमेल को ये कभी नहीं होगा। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी या फीमेल, तो तब जब तक उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम में ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करने वाला जीन ना हो तब तक, मतलब कि कुछ इस तरीके से जब तक फीमेल में ना हो, या एन अगर ऐसे ना हो, तो तब तक उसे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती है। इस कंडीशन में उसे कभी भी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी, क्योंकि ये इसको चेक कर देगा, ये इसको प्रिवेंट कर देगा इसके एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो आए ना समझ में। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम होती है जो हमें देखने को मिलती है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम में होती है। तो ये डिसऑर्डर होता है मसल अर्ली एज में, स्टार्टिंग के ही एज में ये क्या हो जाता है,
डिट्रियोशन ऑफ मसल्स, मसल्स यहाँ पे को अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे को जो जीन होती है वो म्यूटेट हो जाती है और ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। वो जीन जो मसल के प्रॉपर फंक्शन के लिए एक प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, उस प्रोटीन को डिस्ट्रोफिन कहते हैं। तो जीन डिफेक्ट हो जाती है तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाता है, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यहाँ पे हो जाती है। और ये क्या करने, ये इस प्रोटीन का माना जाता है कि ये क्या करता है, नर्व जो सिग्नल्स आते हैं ये क्या करता है, जमा करके रखता है नर्व सिग्नल्स को, जैसे कैल्शियम के स्टोरेज के लिए मसल सेल में कैल्शियम का स्टोरेज ये करता है, जिस वजह से जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो नॉर्मली वेरी स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। लेकिन अगर इसमें एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यही तो होगा, फिर प्रोटीन बन नहीं पा रहा है तो एबनॉर्मल होगा सारा। तो एबनॉर्मल होने की वजह से जो विक्टिम है, इसमें अर्ली एज में ही ये होता है और 20 साल की एज के आसपास इसकी डेथ हो जाती है। इसके मसल्स बिल्कुल वीक होते हैं, बिल्कुल ये काम ही नहीं कर पाते हैं। तो 15 से 20 साल की एज तक आते आते इस बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। ठीक है, फिर आता है कि ये तो अभी जीन के म्यूटेशन के लिए हम पढ़ रहे थे, क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन के म्यूटेशन। फिर कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है डिसऑर्डर ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ जीन। जब जीन इनकम्पैटिबल होते हैं, जब जीन आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं शो कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है। अब देखो, नॉर्मल पेरेंट क्या है, ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एबनॉर्मल बच्चे पैदा हों। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल पेरेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एबनॉर्मल या लीथल ऑफस्प्रिंग को ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ देयर जीन। उनके जीन में इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी no two humans being are exactly alike because different person have different set of gene। दो ह्यूमन बींग कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की जीन्स प्रेजेंट रहती है। किसी में कोई रेसेसिव होगा, किसी में कोई डोमिनेंट होगा। तो जो जीन एक्सप्रेस करता है, जो डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस को, यहाँ क्योंकि जीन ही क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिंथेसाइज करते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे जीन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो अब ये डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग एक सिग्नल देते हैं और वहां से प्रोडक्शन होता है। तो इस वजह से जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं तो इंडिविजुअल के कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं। तो अब बोल रहा है कि और यहाँ पे देयरफॉर द केमिकल सब्सटेंस ऑफ नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो अब मैरिज ऑफ पर्सन हैविंग इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल सब्सटेंस, अब कुछ दो लोगों की, ऐसे लोगों की शादी हो गई जिनमें केमिकल सब्सटेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो हो जाएगी ना प्रॉब्लम। हालांकि होता नहीं है, तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसी टाइप का एक ब्लड ग्रुप का हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, आरएच फैक्टर करके पढ़ा था ना। आरएच फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था, एक आरएच, ये एक प्रोटीन होता है, रिसस एंटीजन इसे कहा जाता है। तो ये एक प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड कॉर्पस की सरफेस में मिलता है, बहुत सारे लोगों में मिलता है। 1940 में लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट, लैंडस्टीनर और वेनियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉन्की में इस प्रोटीन को देखा था, रिसस मॉन्की में देखा था, इस वजह से इसे रिसस प्रोटीन नाम दे दिया गया। तो अब मेजोरिटी थी पीपल में, 95 से 99% जो लोग होते हैं ना, have this factor and are classified as RH positive। जिसके पास ये होता है, ये फैक्टर उनके पास था, और 90 से 95% लोगों के पास या 99% लोगों के पास, तो जिनके पास ये प्रोटीन प्रेजेंट है उसे तो RH पॉजिटिव कह दिया गया, और वो पर्सन जिनके पास नहीं है उन्हें RH नेगेटिव कह दिया जाता है। ठीक है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दो टाइप के लोग हमें देखने को मिलते हैं, और इनमें से जो 95 से 99% जो लोग होते हैं उनमें RH पॉजिटिव होता है, ब्लड होता है, और 1% लोग ऐसे होते हैं, या 1 से 5% के बीच लोग ऐसे होते हैं जिनमें RH नेगेटिव फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब जब RH पॉजिटिव जो प्रोटीन होता है ना, वो कंट्रोल कैसे होता है, एक डोमिनेंट जीन की वजह से होता है, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, आर से हम कह देते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट इसे कह देंगे, और दूसरा
आर डोमिनेंट जीन की वजह से होता है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में भी ये शो करेगा, है ना, दोनों में करेगा, दोनों ही RS। अब देखो यहाँ पे को होता क्या है कि क्या बोल रहा है कि ये फॉर्मेशन ऑफ RS प्रोटीन इज कंट्रोल बाय अ डोमिनेंट जीन डेजिनेटेड एज आर, यानी कि आर कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ही पर्सन इसमें क्या होंगे, RS पॉजिटिव होंगे, एंड स्मॉल आर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको हमने मान दिया, हमने कहा कि ये भी पॉजिटिव क्योंकि डोमिनेंट वाला ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा पर्सन जिसके पास RH है, अब देखो एंड RR होमोजाइगस रेसेसिव हुआ, पर्सन आर RH नेगेटिव, बोथ RS पॉजिटिव एंड RS नेगेटिव इंडिविजुअल क्या होते हैं, फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होते हैं, दिखने में उनके सारे कैरेक्टर्स आपको सेम नजर आएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसे। ठीक है, RS पॉजिटिव हो RS नेगेटिव हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन द ट्रबल अराइज व्हेन द ब्लड ऑफ द टू मिक्स अप थ्रू ट्रांसफ्यूजन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होती है जब ये आर के बीच में या इस आर के बीच में होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, या इस आर के बीच में जो कि पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है RS नेगेटिव है, इनके बीच में ट्रांसफ्यूजन होता है, या ये फीमेल है ये मेल है या जो भी है, इनके बीच में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फ्यूजन हो जाता है बच्चे का अपनी मदर, मान लो अगर मदर पॉजिटिव है RS पॉजिटिव है और बच्चा RS नेगेटिव है, या मदर RS नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन तो क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन मीन्स एक क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ RS पॉजिटिव ब्लड टू द RS नेगेटिव पर्सन, अगर इसमें ये जा रहा है तो ये कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अगर ट्रांसफ्यूजन ये हो गया, क्योंकि RS नेगेटिव जो पर्सन होता है वो एंटीबॉडी जो करता है डेवलप कर देगा, मतलब RS पॉजिटिव ब्लड द फर्स्ट, एक बार में फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जो होता है ना, एक बार का मतलब कि कभी भी एक बार वायरस अगर बॉडी में एंटर किया तो वो क्या, हम ऐसे मानते हैं कि कोई वायरस है उसने बॉडी में एंटर किया और हमारी बॉडी ने उस समय एंटीबॉडी नहीं बनाई थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया उस वायरस को, बस ऐसा ही समझ लीजिए। जब फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होता है ना RS पॉजिटिव का और RS नेगेटिव का, फर्स्ट टाइम जब ट्रांसफ्यूजन होता है, जब ये मिक्स होते हैं, तो हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है ऐसी चीज के लिए, तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, वो बात आई और गई हो गई हमारे किसके लिए, बॉडी के लिए। पर लेकिन RS नेगेटिव पर्सन डेवलप एंटी RS, लेकिन धीरे धीरे बॉडी में क्या बनने लगती है, अब बॉडी उसे पहचानने लगती है कि ये तो मेरी बॉडी में नेगेटिव वाला आ गया, तो अब वो अगली बार उसके आने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूजन हो गया तो अब ब्लड को पता है कि ये पिछली बार भी आया था, अब इसने उसको पता है कि मैंने तो बना रखा है इसके लिए एंटीबॉडी, वो जल्दी से उसके लिए एंटीबॉडी डालता है और क्या कर देता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है उसके रेड ब्लड कॉर्पस को। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब प्रेगनेंसी वाला थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें होता क्या है कि ठीक है, मोर सीरियस प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब RS नेगेटिव मदर क्या करती है, डेवलप RS पॉजिटिव बेबी इन हर वॉर्म, मतलब कि मदर तो क्या है, RS नेगेटिव वाली है, और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव वाला है। भाई यहीं पे को तो अब हो गई प्रॉब्लम। तो जो RS पॉजिटिव, अगर उसका ब्लड, if her blood has not earlier come in contact with RS positive blood through transfusion, अगर आज तक इसकी बॉडी में कभी ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, इसकी बॉडी ने इसके लिए कभी पॉजिटिव के लिए, मतलब कि ट्रांसफ्यूजन वाला केस नहीं आया, किसी भी अदर के साथ ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, इसकी बॉडी में इसकी बॉडी के नेगेटिव वाले में कभी भी पॉजिटिव RS पॉजिटिव वाला ब्लड कभी मिक्स नहीं हुआ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला बेबी उसका क्या है, पॉजिटिव वाला है, तो ये इजीली क्या कर देगा, यहाँ पे को मदर की बॉडी से सारी चीजें लेगा, क्योंकि बॉडी को अभी पता ही नहीं है, मदर की बॉडी को पता ही नहीं है कि जो ये पॉजिटिव वाला आ रहा है इसके लिए एंटीबॉडी बनानी है। लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी पहचानने लगती है, तब तक ये ग्रो हो जाता है, तब तक ये जो बच्चा है ये ग्रो करने लग जाता है। और यहाँ पे अब ये ट्रांसफ्यूजन हो गया है, तो जैसे ही ट्रांसफ्यूजन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन नहीं आया, तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होने वाला है। और जो RS पॉजिटिव ब्लड जो है फीटस का, वो क्या कर देगा, अब धीरे धीरे यहाँ पे ये क्या करने लगता है, पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी इसकी बॉडी बनाने लगती है। ठीक है,
मदर के ब्लड में, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इनफ एंटी आरएस फैक्टर आर नॉट प्रोड्यूस टू हार्म द फीटस। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा कोई प्रोड्यूस नहीं होता है, आरएस पॉजिटिव वाला प्रोड्यूस नहीं होगा जिससे कि फीटस को हार्म पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता अगर, लेकिन फर्स्ट वाले में तो ठीक है, ये नॉर्मली सर्वाइव कर रही है, लेकिन बात आती है इफ हर सेकंड बेबी इज ऑल्सो आरएस पॉजिटिव, उसे प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी, उसको प्रॉब्लम तब होगी जब उसका दूसरा बेबी भी आरएस पॉजिटिव वाला पैदा होगा। अब उसकी बॉडी को पता है यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन तो होगा ही होगा, मैटरनल ब्लड तो मिलता ही मिलता है बच्चे को। तो अब दोबारा जब इसकी बॉडी, यानी कि इफ हर सेकंड बेबी इज ऑल्सो आरएच पॉजिटिव, द एंटी आरएच फैक्टर प्रेजेंट इन हर ब्लड डिस्ट्रॉय द फीटल रेड ब्लड कॉर्पस। तो ये क्या कर देगा, इसकी बॉडी में प्रेजेंट जो एंटी आरएच पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि अब उसने बना दिया है एंटी आरएच पॉजिटिव फैक्टर, तो ये क्या कर देता है, जो बच्चा है उसके क्या कर देता है, रेड ब्लड कॉर्पस को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो देयरफॉर द बेबी इज एनीमिक, तो बच्चा क्या हो जाएगा, वॉर्म में ही एनीमिक हो जाएगा, उसे खून की कमी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पस तो खत्म हो चुकी है, तो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, और बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा जो कि ब्रेन को क्या कर देगा, बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसे इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फीटलिसिस भी कहा जाता है, इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फीटलिस भी कहा जाता है। और यहाँ पे को रिप्लेसमेंट किया जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्फेंट्स ब्लड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफन क्योर द डिफेक्ट। तो जल्दी से जैसे ही बर्थ हो रहा है वैसे ही अगर इन्फेंट के ब्लड को रिप्लेस कर दिया जाए तो शायद इस डिफेक्ट से वो बच जाए। और आरएस नेगेटिव मदर जो होगी, जो डिलीवर कर रही है आरएस पॉजिटिव बेबी को, शुड गेट देयर ब्लड चेक। सबसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उन्हें जरूर अपना ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक कराना चाहिए, ठीक है। तो ताकि जल्दी से उसका ट्रीटमेंट हो सके, जल्दी से प्रिकॉशनरी जो ट्रीटमेंट होती है इसकी वो ली जा सके, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आरएस जो कि जीन की इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ जीन की वजह से हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा आरएस फैक्टर, ठीक है। आरएस फैक्टर में हमने पढ़ा कि ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अदरवाइज बॉडी में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वीक भी नहीं होगा, वो नॉर्मल जिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस प्रॉब्लम तब होगी जब ट्रांसफ्यूजन हो जा रहा है, क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पस पे अटैक हो जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम करेगा। अदरवाइज ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी वाला केस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा एक और आता है ब्लड ग्रुप सब्सटेंस की, इसमें बात की जाती है, ये आपके है नहीं कोर्स में, आपके है नहीं तो आप इतना ही पढ़िए। तो अब उसके बाद अब देखिए एक थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक थोड़ा सा कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर ह्यूमन में, अगर मैं आपको एक ऐसे आउटलाइन अगर मैं बात करूँ तो जैसे डाउन सिंड्रोम है, एक हल्का हल्का आउटलाइन मैं आपको देती हूँ। डाउन सिंड्रोम ये किस वजह से होता है, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से ये होता है। अगर मैं पेन से लिखूं तो आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम ऑफ डिसऑर्डर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे टाइप ऑफ डिसऑर्डर, रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर, और नेक्स्ट आप लिखेंगे सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर, ओके। तो डाउन सिंड्रोम था, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप याद कर पाओ ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, क्रोमोसोम नंबर 21। सिम्टम क्या होते हैं, मंगोलियन eyelid fold, open mouth, ever open mouth, short neck, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, लटके हुए, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के लिए। दूसरा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम,
Klinefelter syndrome, sex chromosomal aneuploidy, और इसमें क्या होता है XXY सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ये होता है। सिम्टम स्टेराइल मेल, स्टेराइल मेल ये होता है। अनयूजुअली लॉन्ग लेग्स, mental retardation, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी इनमें होता है। थर्ड, टर्नर सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होता है? सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी, यही प्रॉब्लम इसमें है। XO सेक्स क्रोमोसोम। सिम्टम स्टेराइल फीमेल, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स, शॉर्ट अच्छा छोड़िए, नेक विथ हैवी मसल्स, कॉमा नेक विथ हैवी मसल्स। नेक्स्ट फोर्थ वन इज मेरे साथ साथ ही इसको लिखना, क्योंकि पूरा तो देख नहीं पाएगा शायद। फोर्थ, एल्केप्टोन यूरिया, ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। लैक और इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम होमोजेनिटिस्टेट, ये एक ही साथ होगा, ठीक है, होमो के ही साथ होगा। ऑक्सीडेज, ठीक है, इसकी कमी से होता है। ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन, KE, blackening of urine on exposure to air, darkening of cartilage, ठीक है। फिफ्थ वन इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, में से PKU लिख देती हूँ। ये ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन होता है ये भी। और प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ एंजाइम, इधर होगा, लैक ऑफ एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन,
तो ऐसे एल्बिनिज्म, आप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप सारे के सारे ऐसे लिखें। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाकियों का आप खुद लिखेंगे, मैं डिजीज लिख देती हूँ, ठीक है। एल्बिनिज्म बता देती हूँ, ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन होता है, हालांकि आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, और लैक ऑफ एंजाइम टायरोसिन, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लैक ऑफ एंजाइम टायरोसिन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन एस इन आरबीसी, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सॉरी एल्बिनिज्म होता है ऑटोसोमल, ये तो यही रहेगा, और लैक ऑफ एंजाइम टायरोसिन की वजह से होता है, ठीक है। सिर्फ टायरोसिन इतना लिखेंगे। एब्सेंस ऑफ डार्क पिगमेंट इन स्किन हेयर, यहाँ पे क्या होगा, वो बहुत ही वाइट कलर के होते हैं ना, तो एब्सेंस ऑफ डार्क पिगमेंट इन स्किन हेयर एंड आइरिस, ओके। नेक्स्ट फिर सिकल सेल एनीमिया, 7th में क्या लिखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन ही होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हीमोग्लोबिन एस इन आरबीसीज फॉर्मेशन हो जाता है, एस वाला हीमोग्लोबिन बन जाता है जी की जगह। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस टूटने लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से जॉइंटिस वगैरह और डीजेनरेशन, अदर ब्रेन टिश्यू वगैरह, और मिडिल एज में ही क्या होने लगते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है हंटिंगसन डिजीज, यहाँ पे हंटिंगसन डिजीज लिखेंगे, HUNTINGTON, हंटिंगसन्स डिजीज। हंटिंगसन डिजीज ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, डोमिनेंट कंडीशन में ये होता है, और इसमें क्या होता है, एक इनिबिटर, ब्रेन इनिबिटर, सेल मेटाबॉलिज्म के टाइम पे एक ब्रेन इनिबिटर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से कि ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे 9th में सिस्टिक फिब्रोसिस, ये भी हमने पढ़ा है। सिस्टिक फिब्रोसिस ऑटोसोमल म्यूटेशन होता है, और फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो म्यूकस होता है वो लंग्स में रह जाता है, और एबनॉर्मलिटी लीवर की और पैनक्रियाज की एबनॉर्मलिटी इससे आ जाती है। हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज होता है, सेक्स क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन होता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता है, तो इसमें सिम्टम्स क्या लिखेंगे, ब्लड डज नॉट क्लॉट, मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, सेक्स क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन ही होता है। लैक ऑफ रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर क्या लिखेंगे, लैक ऑफ रेड ग्रीन कलर विजन, और विजन प्रेगनेंट इन कोन सेल रेटिनेसिस, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है रेटिना में। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन कलर, रेड में से रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, पहचान नहीं पाते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेक्स क्रोमोसोमल होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें होती है। तो आप इसका चार्ट बनाइए, और हो सके तो एक बड़ा सा चार्ट बना के अपने रूम में लगाइए, ताकि आप बार बार देखो तो आपको याद तो रहे। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विल बी स्टार्टेड हियर ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6th चैप्टर, आई थिंक हमारा है, और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का, या किसी भी जितने भी आप जब तक बायो पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे क्लासेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है 6th चैप्टर हमारा जो अभी है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल आपको चैप्टर यहाँ पे ये मिलने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, जो नहीं समझ में आता है तो पूछिए। हैव अ नाइस डे।